स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी सीरीज़ के 14 पार्ट से, जिसमें हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे इकोसिस्टम. An ecosystem can be visualized as a functional unit of nature where living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment. तो जब भी हम लोग इकोसिस्टम की बात करते हैं या इकोलॉजी की बात करते हैं, उसमें क्या होता है, एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, या तो ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं या अपने आसपास के इन्वायरमेंट या अपनी फिजिकल सराउंडिंग से इंटरैक्ट करते हैं. Ecosystem varies greatly in size from a small pond to a large forest or a sea. देखो, एक छोटा सा पॉन्ड है, हम उसको भी इकोसिस्टम बोल सकते हैं. एक बड़ा सा फॉरेस्ट है, उसको भी इकोसिस्टम बोल सकते हैं. सी है, उसको भी बोल सकते हैं. इनफैक्ट हम अगर छोटा सा एक्वेरियम देखें, हम उसको भी एक टाइप का, अगर उसमें फिशेज हैं, प्लांट्स हैं, तो इकोसिस्टम बोल सकते हैं. Many ecologists regard the entire biosphere as global ecosystem एज अ कंपोजिट ऑफ ऑल लोकल इकोसिस्टम ऑन अर्थ. यानी कई ऐसे इकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने क्या बोला है, पूरे के पूरे बायोस्फीयर को क्या बोल दिया है, एक ग्लोबल इकोसिस्टम. ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोकल इकोसिस्टम है. यानी पूरा का पूरा जो एंटायर बायोस्फीयर है वो एक इकोसिस्टम है और उसके अंदर छोटे छोटे लोकल इकोसिस्टम्स हैं. Since this system is too much big and complex to be studied at one time, it is convenient to divide it into two basic categories. देखो, अगर आप सब कुछ एक साथ लेके पढ़ोगे तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम इकोसिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक होता है फिजिकल या टेरेस्ट्रियल और एक होता है एक्वेटिक. ठीक है, टेरेस्ट्रियल दैट इज़ आपका जो लैंड से रिलेटेड होता है, इसमें पानी से रिलेटेड कुछ नहीं आता, और एक्वेटिक होता है जो सारा पानी से रिलेटेड होता है. ठीक है. नाउ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट आर सम एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. यानी कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट जितने भी हैं, ये सब किसका एग्जाम्पल हैं, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर एंड एस्चुरीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम. जहाँ पे बात आ जाती है पानी की, एक्वा, आपने एक्वा पार्क भी सुना होगा, बेसिकली वो पानी का पार्क होता है. तो जहाँ पे एक्वेटिक वर्ड आता है, दैट मीन्स वहाँ पे हम पानी की बात कर रहे हैं. पॉन्ड हो गया, लेक हो गया. वेटलैंड शायद आप लोगों ने ना सुना हो. वेटलैंड ऐसा एरिया होता है जहाँ पे सबमर्ज लैंड होता है. लाइक पानी बहुत ज़्यादा नहीं होता, बट जो लैंड होता है वो काफ़ी हद तक पानी में डूबा हुआ होता है. क्रॉप फील्ड एंड एन एक्वेरियम में ऑल्सो भी कंसिडर्ड एज मैन मेड इकोसिस्टम. अगर आप एक छोटे से क्रॉप फील्ड देखो जहाँ पे छोटे छोटे से एनिमल्स हैं, कई बार इग्रिट्स होते हैं वहाँ पे, या फिर छोटी मोटी फिशेज़ हैं, और अगर आप एक एक्वेरियम भी कंसिडर करो तो इनको आप बोल सकते हो कि ये क्या है, मैन मेड इकोसिस्टम है. We will first look at the structure of the ecosystem in order to appreciate the input, that is productivity. सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर समझेंगे. उसके बाद हम प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम में एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होती है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब डिग्रेडेशन होता है, लाइक डिकम्पोजिशन होता है, एनर्जी लॉस होता है, तो वो किस तरह से होता है. उसके अलावा इकोसिस्टम में कई साइकिल्स होते हैं. ठीक है, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. फूड चेन्स के बारे में पढ़ेंगे, फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे. दैट आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ दीज एनर्जी फ्लो विद इन द सिस्टम एंड देयर इंटर रिलेशनशिप. ये कैसे क्रिएट होते हैं, बेसिकली एनर्जी फ्लो होता है सिस्टम के अंदर और आपस में इनके बीच में रिलेशनशिप बनता है. नाउ इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. In chapter 13 you have looked at the various component of the environment, abiotic and biotic. हमने बहुत डिटेल में इसके पहले के पार्ट्स में देखा था कि कितने सारे तरह के कंपोनेंट होते हैं. मोस्टली एबायोटिक और बायोटिक में हम कैटेगराइज करते हैं. अच्छा, इसके जो भी जिस पार्ट्स में मैंने ये पढ़ाया वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मिल जाएंगे. You studied how the individual biotic and abiotic factor affected each other and their surrounding. यानी हमने ये पढ़ा था कि जो इंडिविजुअल बायोटिक होते हैं और एबायोटिक फैक्टर होते हैं वो किस तरह से आपस में एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं और सराउंडिंग को अफेक्ट करते हैं. Let us look at these components in more integrated manner and see. अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि ये कंपोनेंट आपस में किस तरह से जुड़ के काम करते हैं, इंटीग्रेटेड मैनर में काम करते हैं, और एनर्जी का जो फ्लो होता है वो इकोसिस्टम में कैसे होता है. इंटरैक्शन ऑफ बायोटिक इन एबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन अ फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम. देखो, जब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, एक फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है जो एक इकोसिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक है. ठीक है, यानी कि
बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स का आपस में इंटरैक्ट करना इकोसिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक है। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज ऑन इकोसिस्टम गिव इट स्पीसीज कंपोजिशन। जब हम लोग स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस टाइप की स्पीसीज हैं और हम उनको काउंट करते हैं, डेंसिटी उनकी चेक करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें काफ़ी अच्छा आइडिया दे देती हैं स्पीसीज कंपोजिशन के बारे में कि इकोसिस्टम में स्पीसीज किस तरह से हैं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। जब हम लोग देखते हैं कि स्पीसीज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, डिफरेंट स्पीसीज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अलग अलग लेवल पे, उसको हम स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज ऑक्यूपाई टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा और अ लेयर ऑफ फॉरेस्ट। देखो जैसे कि एक एग्जाम्पल इसने दे दिया, ट्री की अगर हम बात करें तो ट्री में क्या होता है, ट्री सबसे अगर हम बात करें टॉप का वर्टिकल स्ट्रेटा ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है, या फिर फॉरेस्ट की लेयर पूरी की पूरी, उसके बाद श्रब्स आ जाते हैं एंड लास्ट में हर्ब्स आते हैं एंड ग्रासेस। तो अगर आप ऊपर से नीचे तक देख रहे हो तो सबसे ऊपर ट्री आ गए, नीचे श्रब्स और उसके नीचे हर्ब्स। तो ये क्या हो गया, टॉप टू बॉटम हमने स्ट्रेटिफिकेशन देख लिया। अब जो कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम की दैट आर सीन टू फंक्शन एज अ यूनिट व्हेन यू कंसिडर द फॉलोइंग एक्सपेक्ट। जो हम कंपोनेंट देखते हैं इकोसिस्टम के कौन कौन से हो गए, प्रोडक्टिविटी, हम लोग प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। डिकम्पोजिशन, किस तरह से कोई भी चीज़ डिकम्पोज होती है वो पढ़ेंगे। एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। टू अंडरस्टैंड द इथोस ऑफ एन इक्वेटिक इकोसिस्टम लेट अस टेक अ स्मॉल पॉन्ड एज एन एग्जाम्पल। अगर मुझे समझना है कि इक्वेटिक इकोसिस्टम कैसे काम कर रहा है, क्या है उसके अंदर, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक पॉन्ड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। This is a fairly a self-sustainable unit and rather simple example that explain even the complex interaction that exist in an aquatic ecosystem. इसके थ्रू ना अगर कोई बहुत कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन भी होता होगा कहीं पे भी तो हम उसको समझ पाएंगे। पॉन्ड क्या होता है, एक शैलो वाटर बॉडी, यानी बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती, थोड़ा पानी भरा हुआ होता है, ठीक है, जिसमें ये चारों चीज़ें प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आपको देखने को मिल जाएगा और बहुत अच्छे से फंक्शन करेगा। The abiotic component is the water with all the dissolved inorganic and organic substances and rich soil deposit at the bottom of the pond. जो abiotic component होता है पानी में, उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। रिच सॉइल भी होती है जो पॉन्ड के नीचे की साइड, रिच मतलब उसके अंदर मिनरल जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो होती हैं, वो आपकी बॉटम पे डिपॉजिट होती है। अब सोलर इनपुट कहाँ से आएगा, सोलर इनपुट आएगा आपकी लाइट से, जो आप सनलाइट पड़ती है। सोलर इनपुट, द साइकिल ऑफ टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर है वहाँ पे, डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे ये पॉन्ड है वहाँ पे कंडीशन कैसी हैं, वो क्या करता है, वो पूरे के पूरे फंक्शन को डिसाइड करता है किस तरह से काम करेगा। द ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स इंक्लूड द फाइटोप्लैंक्टन, some algae and the floating submerged and marginal plant found at the edges। अब इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट में जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसमें कुछ आ जाएंगे फाइटोप्लैंक्टन, कुछ एल्गी आ जाएंगे, कुछ फ्लोटिंग या फिर जो फ्लोट करते हैं या थोड़े से डूबे हुए, या फिर मार्जिनल प्लांट्स जो बिल्कुल कोनों में मिलते हैं। कंज्यूमर्स कौन से होंगे, देखो कोई भी पॉन्ड्स में जू प्लैंक्टन्स भी होते हैं जो कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो फ्री स्विमिंग या फिर बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स हैं, चाहे वो फिश हो गई चाहे कुछ भी हुआ, वो सब आ जाएंगे कंज्यूमर। डिकम्पोजर्स, वहाँ पे ऑब्वियसली बात है, फंजाई, बैक्टीरिया, फ्लैजुलेट्स, ये सब बॉटम में, पॉन्ड के बॉटम में प्रेजेंट होंगे। क्यों, कोई भी चीज़ मरती है, कोई भी चीज़ ख़राब होती है, कोई भी चीज़ ऐसी होती है, पेड़ वगैरह भी, तो वो नीचे चला जाता है, तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन का प्रोसेस चलता रहता है। दिस सिस्टम परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ एनी इकोसिस्टम एंड ऑफ बायोस्फीयर एज अ होल। ये जो सिस्टम है ये इकोसिस्टम के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है बहुत अच्छे से। कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल, जो कन्वर्जन होता है इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मटेरियल में, वो क्या करता है, रेडिएंट एनर्जी जो होता है सन की, वो उसकी हेल्प से यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल जो सनलाइट आती है उसकी हेल्प से कन्वर्जन यानी चेंज होता है इनऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक मटेरियल में। कंजम्पशन ऑफ द ऑटोट्रॉप्स बाय हेटरोट्रॉप्स, यानी कि ऑटोट्रॉप्स को कौन खाता है, हेटरोट्रॉप्स खा जाते हैं। डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ द डेड मैटर टू रिलीज देम बैक फॉर यूज बाय द ऑटोट्रॉप्स। जब कोई चीज़ डिकम्पोज होती है, वैसे डिकम्पोजिशन के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिर भी जब कोई चीज़ डिकम्पोजिशन होती है तो क्या होता है, जो डेड मैटर वगैरह होता है ना, वो वापस एक ऐसी फॉर्म में चेंज हो जाता है, चाहे ऑर्गेनिक फॉर्म हो, जिसको ऑटोट्रॉफ यूज़ कर सकते हैं, और ये चीज़ बहुत बार होती रहती है। देयर इज़ अ
यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स द हायर ट्रॉफिक लेवल। देखो ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसने बहुत एक पैराग्राफ में सब कुछ बता दिया जो इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो। एक यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है एनर्जी का, मतलब लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल पे क्या होती है, एनर्जी मूव करती है, ठीक है। और लॉस एंड इट्स डिसिपेशन एंड लॉस ऑफ हीट टू द इन्वायरमेंट। और हाँ, एनर्जी हमेशा लॉस होती है, ऐसा नहीं है कि कुछ किसी पर्टिकुलर एक ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी है तो अगले ट्रॉफिक लेवल पे भी उतनी ही एनर्जी पहुंचेगी। नो, ऐसा नहीं होता, वो हर लेवल पे कम होती जाती है। तो हमने इसमें पढ़ा इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। इसके पहले के पार्ट्स में हमने इससे पहले का चैप्टर कवर किया है जिसमें हम सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, बायोम वगैरह सब कवर किया। आप उसको देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। उसके अलावा डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको इकोलॉजी विद इंडियन स्टडी यूट्यूबर मिल जाएगा। उसमें आपको इकोलॉजी का सारा पार्ट, और अगर आप 12th की बायोलॉजी या 11th की बायोलॉजी देखना चाहते हैं तो वो भी आपको प्ले में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।